होंगे भाव? आजा मेरे लल्ला मचाने हल्ला गली मोहल्ला। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या दिया था बताओ? आपसे बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट, बोलो, स्ट्रक्चर्स होंगी जो हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, हाँ या ना? हमने याद है ऐसे पढ़ा था कि अगर सेंट्रल एटम दो हो, सराउंडिंग एटम जो है वो आपके ऑड नंबर हो, देन लिंकेज क्या होती है? एक्स ओ एक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि Cl2O7 का स्ट्रक्चर बताओ, तो बताओ Cl2O7। कैन आई बाय योर सिंगेज बुक? यार डेफिनेटली यू कैन बाय। हाँ, दिस इज योर चॉइस बेटा। सर मेंटरशिप कैसे ले पता ही नहीं चल रहा। रवीश, vjnucleus.in पर जाओ, खोलो अभी गूगल पे, वहां क्लिक करते ही आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, और वहां से आप बाय कर सकते हैं। रवीश, जल्दी से। डीपीपी के क्वेश्चन बाद में पूछना योगेंद्र, पहले आज इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे फटाफट से। चलो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, फास्फोरिक नहीं होता। कॉमिल, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में से OH में से निकलेंगे, है ना? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO2 कैसे निकाला? ये तो क्लास में कराया था मैंने अजय। ClO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन का पूरा टॉपिक पढ़ाया था। ऐसे मत करो प्रिंस, ये पागल हो गए क्या दोनों, ये प्रिंस और आज अजय? ये सवाल कैसे लिखा आपने? टेस्ट के लिए आपको एक लिंक दिया हुआ है आयुष्मान, आप पता नहीं क्लासेस में शायद नहीं आते हैं, सेशंस में आपको लिंक दिया है, उसमें सब कुछ रखा हुआ है, वीकली डीबीबी सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर बेटा, है ना? और मॉक टेस्ट भी स्टार्टेड है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा पूरा पढ़ा है अजय और प्रिंस, प्लीज जा करके देखो, जाके देखो, अच्छे से सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं अब? एक हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा भी वो आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। कहां पर आएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में। वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना? वो Cl2 में आपका sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वहां ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है। ठीक है अजय और प्रिंस, ये बता दिया, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आपकी बुक में ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन नहीं मिला बेटा, फिर तो आपने गलत देख लिया गगन, आपको पार्ट बी देखना है जो पीछे ही पीछे है, समझ रहे हो? और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ऑक्सी एसिड के, इंटीजर सवाल करो आप, भर भर के मिलेंगे। पैराग्राफ देखो, भर भर के मिलेंगे। आपने सिर्फ क्या किया, जेई मेंस के शुरू के सवाल देख लिए, वहां नहीं मिलता है ऐसे। आप इंटीजर सवाल देखो, लास्ट में भर भर के मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Cl2O7 में कैसे बनेगा? ClOCl। बाकी जो छह हैं वो ऐसे बन जाएंगे। सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, याद रखना। सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड का मतलब होता है कि जब छह बचे तो तीन इसको दो, तीन इसको दो। ठीक है, अगला बताओ। N2O3 का बताओ। तो N2O3 की दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक तो ये तो है ही सही क्योंकि O3 है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और है इंपॉर्टेंट, और इसको कहा जाता है आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में ये वाली दी गई है, पर आपको दोनों ध्यान रखनी है। मल्टीपल सवाल आते हैं एडवांस में भी। किसमें आते हैं? एडवांस में। किसमें आते हैं? चलिए अब अगला बताओ, आप बताते जाओ, मेरे को नहीं आता, आप ही बता रहे हो मुझे। ये N2O5 का बताओ, फिर से ऑड नंबर में है।
अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है कि 3 होती है? 3। लेकिन वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बना सकता है, बताया था ना। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। तो अगर सवाल आए कि क्या N2O5 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो आंसर है यस। तो N2O5 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अरे हाय, क्या बात है कृष्णकांत कुशवाहा। अच्छा कहते फट्टे नवदे गिल्ली कृष्ण प्रजापति, वेलकम है आपका। ये बताओ पहले फटाफट से कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आपकी बुक कहाँ से करूं? पीछे से करना शुरू करो, पीछे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट बी होगा, वो 11th का है, मैं लिख दूं। अभी क्लियरिटी आ गई। बुक में आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला पार्ट करना है आपको, इसलिए आपको लगा होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिले। क्लियर है सबको? चैप्टर 9 के नाम से है। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है N2O5 वाला। अगर मान लो ऐसा आ गया तो Si2O7 - 6, फिर वही SiOSi, ये तो हो ही गया। अब 7 आ रहे हैं, तो लेकिन 6 नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव आ गया। आ गया समझ में? नेगेटिव लगाते जाओ, 6 नेगेटिव है तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है? लेकिन अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि सेंट्रल एटम 2 हो और सराउंडिंग एटम जो है वो ऑड नंबर में हो, देन लिंकेज कैसी थी बताओ? एक्स एक्स और एक्सओ एक्स। एक्स एक्स कब थी? व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज। और ये कब थी? जब आउट ऑफ रेंज। और मैंने आपको रेंज भी बता दी थी निकालना। तो अगर आपसे बोले कि Cl2O6 का बनाओ, तो कैसे बनाओगे बताओ? इवन नंबर आएगा अब, है ना। अब लिंकेज बताओ Cl2O6 की। लिंकेज अब क्या आएगा? इवन नंबर है तो। क्योंकि यहाँ Cl पर +6 चार्ज आ रहा होगा, देखो। Cl पर +6 चार्ज आएगा तो ये होगा। अगला H2H2O6 बताओ। अब बताओ यहाँ पर क्या दिख रहा है? इवन है तो एस एस, दो में 2 OH। स्ट्रक्चर बन गया। जल्दी बताओ। अब मुझे बताओ ये H2H2O6 का नाम क्या था? पुष्कर, आई विल इन्फॉर्म ईच एंड एवरीथिंग बट प्लीज फोकस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, ओके। मैं अगर आपको इतना ढंग से पढ़ा रहा हूँ, पेशेंसफुली पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आप जबरदस्ती जो चीज अभी होने वाली है फ्यूचर में उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो?
फोकस यहाँ रखो ना, ये पेशेंट, मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन आप समझना ही नहीं चाह रहे। प्रीमियम। डाई थायोनिक एसिड। और इसका एक नाम और बताया था मैंने, डाई थायोनिक एसिड, याद है? अच्छा, मैंने एक चीज ऐसे बताई थी, H2SO4 था, इसमें से एक वाटर निकला था, क्या बनेगा देख के बताओ। H2H2O7 बना था, बना था। इसमें से पानी निकालो, सॉरी एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो मैंने इसका एक नाम बताया था, हाइपो, बोलो हाइपो, बोलो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, याद आया? तो इस तरह से दो नाम आपको याद आना चाहिए। अगला बताओ। H4P2O6, इसका नाम क्या बनेगा? वही हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, है ना? लेकिन इस फॉर्मूले में एक मजेदार बात छुपी हुई है, इसमें दो नाम होते हैं इसके। एक होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है इसका आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ये जो होता है ना, ये टेट्राबेसिक होता है। और ये जो होता है वो ट्राइबेसिक होता है। तो यहाँ मजेदार बात ये होती है कि जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है, आपको बताना किसका है ये। और एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया। बताओ, ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आने चाहिए, मस्त है। इसको देख के समझ में आ गया कि टेट्राबेसिक के तो चार OH चार है, तो यानी मैंने ये किसका बनाया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। इसको देख कर समझ रहा है ट्राइबेसिक, तो तीन OH होने चाहिए, तीन OH है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत जगह आता है एडवांस के अंदर, एडवांस वालों का फेवरेट है ये। इसका और इसका बना के बताओ। H2, इन दोनों का नाम इसलिए बता रहा हूं, इसका एक खास नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको खास नाम देते हैं कैरोज एसिड, और इसको खास नाम देते हैं ओलियम। चलो बताओ, बनाओ इनका स्ट्रक्चर। सर, आइसो में याद रखना है बेटा, क्योंकि उसकी बेसिसिटी तीन है ना, तो उसको तीन को सही करने के लिए स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। सिमन, बन गया भाई।
जल्दी बताओ भाई। हम्म, इसको देखोगे तो SOS आएगा, ऑड नंबर में था, तो यहाँ एक OH, यहाँ एक OH। यहां देखेंगे तो अब क्या करें? देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आती है तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आउट ऑफ रेंज आती है तो पेरोक्सी लिंकेज आती है, तो पेरोक्सी लिंकेज आ गया देखो। तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो क्या क्या होगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको एक बार और रिवाइज कराया अच्छे से, और ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भाई। और वो ये कि अब हम जो करने वाले हैं वो है ये जो आपको बताया था कि सेंट्रल एटम दो हों, ऑड हों, ये हों, ये एक तरह से आपके पास टिप्स थे। टिप्स समझते हो? टिप्स का मतलब है कि किसी चीज को बनाने के लिए कोई जुगाड़। तो उन टिप्स को जो फॉलो नहीं करते हैं वो स्ट्रक्चर अब हम लिखेंगे। समझिए बात को, दीज आर नॉट रूल्स। क्या है? जो ये टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे, दोबारा से बोलो, जो ये टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो स्ट्रक्चर होती है ना वो तभी सही मानी जाती है जब वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे। अब समझना, आपने जो बनाया वो चित्र है। चित्र मतलब डायग्राम, डायग्राम कुछ भी हो सकता है। जैसे बचपन में हमें पेंटिंग बनाने के लिए दी जाती थी कि आप शेर का चित्र बनाओ, वो शेर कम और बिल्ली ज्यादा दिखता था। आप समझ रहे हो? तो वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए वो चित्र है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वर्ड आता है तो स्ट्रक्चर उसी को कहा जाएगा जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगी। तो अब जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अपने मन से बनाओ, चलो। आप ट्राई करो इनका। ट्राई बेसिक वाले में इवन है तब भी पीओपी लिंकेज आ रही है, हाँ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी थी। अब वो प्रॉपर्टी क्या थी कि बेसिसिटी 3 है, इसलिए ऑक्सीजन बीच में आया। यही तो आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर बेटा। और यही तो बोला मैंने अभी आपको कि ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसका आइसो हाइपो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मेरी बात क्लियर हुई सबको कि वो जो आइसो हाइपो फास्फोरिक में पीओपी लिंकेज आया था वो क्यों आया था? क्योंकि उसकी बेसिसिटी 3 थी, तो स्ट्रक्चर बनानी थी हमें। समझ गए? हाँ माधव, आप अपनी बात बताओ क्या था? सर रूल्स तो आपने 2 सेंटल एटम के लिए बताया था ना, लास्ट वाले में सिर्फ 1 सेंटल एटम है। यस, इसका स्ट्रक्चर अलग से बताया मैंने। इसके लिए ये वाला रूल था कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज हो ईशान, तो परऑक्सी लिंकेज आ जाती है, बस इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ रूल वो नहीं है, यहाँ रूल था कि सिंपल बना देता मैं, तो ये परऑक्सी क्यों नहीं है, तो इसका रूल बताया था। ईशान आप भूल गए हैं। ईशान, ईशान आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत क्यूट हैं एकदम, चांद का टुकड़ा है ईशान। अगर कुछ समझा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है, तो आपको बताया था उसमें पेरोक्सी लिंकेज आती है, और इसके अंदर यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। अब एक सवाल पूछता है, मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बनाई थी। अब मैं नहीं चाह रहा था कि वो सवाल पूछूं आपसे, जेई एडवांस का एक सवाल अब पूछ लेता हूँ आपसे, चलो बताओ। ठीक है। इन कैरोज एसिड, ये सवाल आएगा एडवांस में। विच विच प्रोटोन रिलीज फर्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला 1 या ये 2।
आपको बताना पहला कौन सा निकलेगा केरोज एसिड में, चलो बताओ कौन सा वाला पहला निकलेगा, जल्दी बताओ। आप देखो यहां पर मजेदार बात यह है कि सबसे पहले जो आपका प्रोटॉन बाहर आएगा वो यहां से आएगा, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपसे सवाल पूछेगा ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें दोनों एच सेम बिहेवियर शो नहीं करती हैं, तो आप बोलोगे कि ये परॉक्सी लिंकेज वाला और ये वाला जो है सेम बिहेवियर शो नहीं कर रहे, इन दोनों में जब टाई होगा तो टाई नहीं होगा, पहले ये भागेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, सेकंड नंबर पे ये बाहर आएगा क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर सकता अब। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया यहाँ से। क्या आप सर सकते हो? अंकुश आपका आंसर गलत था बेटा, आपने परॉक्सी वाला लिख दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपका गलत हो गया है ना। अब आप सही करके आ सकते हैं जी एडवांस में कि पहला एच कहाँ से निकलेगा, ओ एच से। रीजन क्या दोगे जल्दी बताओ? ड्यू टू रेजोनेंस। भाई साहब रीजन भी लिख लेना। क्लियर है लल्ला? तो इस तरह के सवाल आए इसलिए मैंने ये करवाया था स्ट्रक्चर। अब इनका बताओ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के नाम से हैं ये सब। अब यहाँ मजेदार बात ये कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें एक सल्फर +6 है और एक सल्फर -2 है, इसके अंदर एक सल्फर +5 है और एक सल्फर +3 है। तो यहाँ देख सकते हो आप ध्यान से कि थायोसल्फेट आयन है और पायरोसल्फाइड आयन है। अब आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर, तो जबकि मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे बनाऊंगा क्योंकि ऑड नंबर में है, सर ने जो बताया था उसमें तो फिर ये O- यहाँ आ जाएगा, O- यहाँ आ जाएगा, 3 थे, सेटिस्फाइड है। लेकिन जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन थे तो +2, यहाँ देखोगे तो +2। तो इस हिसाब से तो +2 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आपको याद होगा फिर थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया था, आपको याद होगा कि थायोसल्फेट का ऐसे बनाया था। अब यहाँ देखो ध्यान से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकली। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका sp2 होगा, या sp3। sp3 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो sp3। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 सिग्मा है 1 2, तो यहाँ पर sp2 आएगा, ये sp3 sp2। अब आप मुझे बता सकते हो कि sp3 और sp2 में किसका, मैं इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ यार। ये अब आप इसमें देख के बताओ फटाफट से क्या होगा। इसका हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 sp3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे sp2। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा इन दोनों में से? इस सल्फर की इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ इसको ये +2 देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन खींचेगा, एक ये खींचेगा, 2 ये खींचेंगे, टोटल कितना चार्ज आएगा इस पर सोचो, टोटल कितना चार्ज आएगा यहाँ +6, टोटल +6। तो ये +6 और ये -2 सेटिस्फाइड हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी इसकी, इसलिए इसको ऐसे ध्यान रखना है।
अब सवाल क्या आएगा कि क्या इसमें देखो ऑड नंबर है, हाँ, और इसमें एस एस लिंकेज है, हाँ। तो देखो सवाल कितना खतरनाक बन गया, यहाँ पे O3 है और यहाँ एस एस लिंकेज है, यही सवाल एडवांस में आएंगे। और ये आएंगे नहीं, आ चुके हैं कई बार। क्या बोला बताओ मैंने, आएंगे नहीं, ये कई बार आ चुके हैं जेई एडवांस में। क्या बोला जल्दी बताओ, ये कई बार आ चुके हैं जेई एडवांस में। सर जो पहले वाला स्ट्रक्चर वो गलत है, हाँ ये रहा ना, गलत है, काट दिया ना मैंने क्रॉस। ये फॉलो नहीं कर रहा ना टिप्स को, ये है स्ट्रक्चर। और सवाल सिंपल पूछेगा क्या इसमें एस एस लिंकेज है, हाँ, जबकि ऑड नंबर दिख रहा है, यही याद रखना है इसमें, समझ गए। आगे देखो अगला, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि अगली स्लाइड पे साफ सुथरा बना दूं, कचरा ही नहीं हो। ये क्लियर हो गया ना अब। दूसरा देखो, इसका क्या था, पायरो, हाँ पायरोसल्फाइड आयन। पायरोसल्फाइड आयन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, एक का +5 था, एक का +3 था। तो आप दिमाग की बत्ती जला दो, पायरोसल्फाइड आयन है ये। तो अब यहाँ देखेंगे तो सल्फर है, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे बनाऊंगा क्योंकि ऑड नंबर है। सल्फर कितने, ऑक्सीजन कितने बचे, 5, एक गया तो 4 है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये बन गया स्ट्रक्चर। नहीं, 2 नेगेटिव है ना, तो मैं तो ऐसे बना दूंगा। अब जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो दिमाग की बत्ती जलाओ। हम्म ऐसे बनाऊंगा तो दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4, यहाँ कितनी आएगी, +4। ये तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। तो क्या ये गलत हो गया, हाँ ये गलत हो गया, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O और O-। ये कोई डाउट यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इधर देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम पहले। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, +1, दो खींचेंगे +3, दो खींचेंगे +5, इसमें निकालूंगा तो +3, सेटिस्फाइड है। फिर से वही सवाल आएगा कि यहाँ जब बोलेंगे अपन कि ये ऑड नंबर है, हाँ, क्या एस एस लिंकेज है, हाँ एस एस लिंकेज है, एस एस लिंकेज है। क्लियर हुआ भाई, +4 कैसे आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, एक ही खींचेगा तो +4 आया ना, इधर एक ही खींचेगा, एक ही खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो खींचेंगे तो +4 आया। जबकि ये गलत है, यहाँ आएंगे तो क्या आएगा, उसका तो +3 और +5 होना चाहिए, तो यहाँ +5 और +3 आ रहा है दोनों में, देखो। ये आप जो लिख रहे हो ना सौम्य, यही मैं आपको बता रहा था, आपकी भाषा में आप इसे ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो और मैं ये कह रहा हूँ कि टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे। रूल नहीं होता है, ठीक है, रूल नहीं होता है, वो टिप्स था, एनोनमस। समझ में आया, अभी क्लियर हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अगला अब आता है पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज क्या होती है वो देखते हैं हम। H3PO4 में से अगर हम वाटर निकाल दें तो ये H4P2O7 बनेगा। 3 में से अगर 2 वाटर निकाल दें, 10 बनेगा। 4 में से अगर ये बाहर निकाल दें तो ये बनेगा। ये बनेगा। अब इनके नाम देखो आप,
इसका एक नाम तो था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक और था, इसको बोलेंगे डाई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम बनेगा पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। +2 होना चाहिए ना सर पायरोफॉस्फेट आयन में। कौन है सौम्यल? कहाँ है पायरोफॉस्फेट जरा बताओ। ये कहाँ पर कह रहे हो आप? यहाँ पे +2 होना चाहिए ना पायरो। सल्फेट नहीं है, सल्फाइट है, पहले तो सही लिखो ये। यहाँ पे इधर देखो, ये ऑक्सीजन थे, दो बॉन्ड से जुड़ा था, इसने दो इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खींचा, +3। तो सेम है ना दोनों, तो कैसे आएगा इसमें? इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 इसका भी sp3 है, तो सल्फर तो खुद खींचेगा ही नहीं कुछ भी। ये ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन खींचे, एक इसने खींचा, तो 3+ आया ना। इसका sp3 इसका भी sp3, दोनों सल्फर सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, तो इनमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं खींचेगा। यहाँ देखोगे ये 2+ खींच रहा है, वो 2+ खींच रहा है, ये आपका 2+ खींच रहा है, तो दो यहाँ से खींचे तो 2+ आ गए, इसकी वजह से दो खींचे, 2+4+, एक ये खींच रहा है तो 5+ हो गए। कहाँ प्रॉब्लम है? पॉलीथायोनिक सल्फर से बताया था मतलब। स्वाति बेटा, द्विवेदी जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? पॉलीथायोनिक सल्फर नहीं, नहीं पॉलीथायोनिक सल्फर नहीं, पॉलीथायोनिक। पॉलीथायोनिक नहीं है, ये सही कह रही है वो, पॉलीफॉस्फोरिक। पॉलीथायोनिक तो होगी थी, फॉस्फोरिक है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। सही करो, वेरी गुड स्वाति। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज, फॉस्फोरिक वर्ड आ रहा है ना बार बार। थायोनिक हो गया, वाह स्वाति जी गजब, आप तो छा गई। ओ भाई गजब, गुजर ने गजब लिखा, गुज्जर ने, गुज्जर साई दिनेश। In the path of science, he becomes the guiding light. Vijay sir is the one who gave dreams their light. Fight. Every formula. Wow. मेरा स्ट्रक्चर ही गलत था सर, सौम्यल कह रहे थे। ओके, ये सही है, ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज, ये वर्ड आ गया। अब मुझे ये बताओ कि ये बन कैसे रहे हैं? ये सवाल बताओ कि ये बन कैसे रहे हैं, इधर दिख रहे हैं जो। ऐसा नहीं लग रहा इसमें से दो पानी निकलने के बाद ये बना? ऐसा नहीं लग रहा तीन में से पानी निकले दो तब बना? ऐसा नहीं लग रहा ये इतने में से ही निकला तब बना? ऐसा नहीं लग रहा इसमें से इतना ही आया ना? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ फॉस्फोरिक एसिड, अब इन 4 में से पानी निकालना था, मैंने यहाँ से एक वाटर निकाल दिया, यहाँ से एक वाटर निकाल दिया, और यहाँ से एक वाटर निकाल दिया। तो जब मैंने यहाँ से एक वाटर निकाला तो कितने वाटर निकले? 3 वाटर। 3 वाटर निकले तो क्या हुआ? ये 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 स्ट्रक्चर बन गई, देखो आप। बनी कि नहीं बनी? पीओपी। अब आपसे क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, पीओपी लिंकेज बताओ।
तो ऐसा नहीं 3 आ रही है। तो पीओपी लिंकेज अगर बनाना है तो 1 2 3 4 आपको नंबर ऑफ फास्फोरस देखने हैं और n-1 कर देना है। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा पीओपी लिंकेज का n-1, जहां n क्या होगा बताओ, फास्फोरस, नंबर ऑफ फास्फोरस। बोलो। क्लियर है बॉस? अब ये क्यों पढ़ा अपन ने, पता है क्यों पढ़ा? क्योंकि यहां मजेदार बात देखो, यहां मजेदार बात ये दिख रही है कि अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन याद आएगी। सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम ग्रेटर है, सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम ग्रेटर है, सेंट्रल एटम मोर है, सराउंडिंग एटम ग्रेटर है। तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा था बताओ? उसमें क्या कहा था बताओ? लिंकेज साइक्लिक बनेगी, सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हो। तो उस कंडीशन में क्या होती है स्ट्रक्चर? उस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होती है? साइक्लिक बनती है। उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी बनती है? साइक्लिक। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो फिर तो साइक्लिक नहीं बनी, यहाँ तो आपने ये लीनियर बना दी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपके उस टिप्स का आया कि नहीं आया? अब आपको एक सवाल पूछेगा बहुत मजेदार, देखो ये जे एडवांस का सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको ये दे दिया, अब आपसे बोला कि भाई स्ट्रक्चर बताओ, अब बताओ भाई स्ट्रक्चर। आप लोग बार बार फालतू की बातें क्यों लिख रहे हो नैतिक, जब इतना अच्छे से मैंने बताया कि जो हम स्ट्रक्चर है अब पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, वो टिप्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो आपके दिमाग में ये नहीं बैठ रहा है कि हम वाकई में वो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो हमारी टिप्स को फॉलो नहीं करेगी। तो इसमें बार बार ये सब चीजें, और ये कौन है केशव, समझ में आ रहा है? सचिन, क्या डाउट आ रहे हैं आपको बेटा? सॉल्ट में जहाँ हाइड्रोजन होता है वो आ जाता है, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। सर किसी की बेसिसिटी का फॉर्मूला भी जनरलाइज लिख सकते हैं, यस। बेसिसिटी बताई थी प्रिंस कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी, सिर्फ 4 को छोड़ के। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से करो ना खटाक से आंसर। कौन कौन से 4 बताए थे वो याद करके आओ। H3PO3 था, H3PO2 था, H3BO3 था, और बोलो एक और था, याद करो, H4P2O5। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सब में सेंट्रल एटम मोर देन 2 है,
सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो ये तो सारे साइक्लिक होने चाहिए। लेकिन आपको याद है कुछ फास्फोरस के ऐसे वाले थे जो साइक्लिक नहीं थे, ये रहे। कौन कौन थे? P3O10, P4O13, P5O16, ये सारे के सारे तो ऐसे के तैसे ही थे। तो अब ये कैसे याद रखूंगा कि जब ऐसे आ जाएंगे? तो की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। की पॉइंट ये है कि अगर यहां पर जो दिख रहा है 3 और 3 सेम है, यहां यहां सेम है, यहां यहां सेम है, तो ये साइक्लिक थे। और यहां अगर आप देखोगे तो सेम नहीं है, चार्ज ये अलग है, 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 तो साइक्लिक नहीं है। तो ये साइक्लिक नहीं है। अभी की पॉइंट याद आया? ये अपने आप याद आ जाएगा कि ये वो है पॉली वाले, पॉलीथायोनिक। और ये वाले वो कौन से थे याद है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये बताए थे अपन ने, मेटाफॉस्फोरिक। ये तीनों फॉस्फोरिक है, इसका नाम था साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड था। इसका ये था टेट्रा के बाद, बोलो, ट्राई के बाद टेट्रा था, पेंटा था, याद आया? साइक्लिक। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। ये सवाल जब है ना वो निशान जिंदल भैया वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट, तो उन्होंने मेरे से बोला कि एक दो सवाल पूछो, मैं बताऊंगा। तो मैंने सवाल लिखे। मैंने जब सवाल लिखा तो ये भी लिखा, ये देखते ही चक्कर आ गए उनको। ठीक है, फिर उन्होंने बोला सर और कोई मुझे, दो तीन और लिखे, तो बोलते हैं सर मेरे को पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आके बोलते हैं सर मुझे लगा इनऑर्गेनिक के सारे सवाल कर दूंगा, मुझसे तो एक भी नहीं हुआ। उसका रीजन है, आप अपनी सबसे बड़ी यूएसपी को सबसे वीक पॉइंट बना के बैठे हो। पता है, जितने बच्चे मेरे इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो प्लीज ध्यान से सुनना, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी को आप सबसे बड़ा कमजोरी मानकर छोड़ देते हैं। आप इतने बड़े मूर्ख की श्रेणी में आते हैं जिसको कोई नहीं समझा सकता। हम चाहते हैं कि सबसे आसान सवाल मिले, सबसे जल्दी सही हो जाए, सबसे कम टाइम में हो जाए, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। और इनऑर्गेनिक में भी आपको सबको पता है यहाँ पे जितने बैठे हैं, ठीक है, कि बीजे सर की कॉपी से आता है। तो जब विजय सर की कॉपी से आता है और सबसे आसान आता है, तो अगर हम प्यार से पूरा ढंग से पढ़ लें तो कितना आसान हो जाए। अब उसमें कितना सा पढ़ना होता है? अगर मैं जेई मेंस की बात करूंगा तो सिर्फ अपना केमिकल बॉन्डिंग है, अभी आपका एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन आएगा। ये दो चैप्टर को अगर मिला लो तो इन दोनों के चैप्टर का वेटेज ही आपका 60% हो जाता है। यही बड़े चैप्टर है इनऑर्गेनिक के बस। उसके बाद आपको सबको पता है डी ब्लॉक 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक आपका जो 9 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक जेई मेंस में है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा है, वो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। अब कौन सा बचा? डी ब्लॉक 2 लेक्चर में। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना था मेनली जेई मेंस के लिए? फर्स्ट बॉन्डिंग, दूसरा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपके लिए इतना अच्छा हो गया कि एडवांस में भी यही दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो हाई वेटेज वाले हैं, तो यानी कि एडवांस में भी हो गया। अब आप सोचो, कई बच्चे ऐसे बेवकूफ हैं जो लिखते हैं कि इनऑर्गेनिक तो इतना परसेंट है, इनऑर्गेनिक तो इतना परसेंट है। बिल्कुल आई एग्रीड, लेकिन आप इनऑर्गेनिक को इतना परसेंट मत बोलो, आप बोलो जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर का परसेंट कितना है। आप मैथ के स्टूडेंट हो, चैप्टर का, तो अगर मैं मैथ में एक चैप्टर पढ़ता हूँ और मेरे को 10 लेक्चर लगते हैं, और मैं इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़ता हूँ और मेरे को 10 लेक्चर लगते हैं, क्या मैथ्स के उस 10 लेक्चर वाले में से भी उतने ही सवाल आएंगे जितने मेरे यहाँ पर आएंगे? या मेरे फिजिक्स के उस चैप्टर में से उतने ही सवाल आएंगे जहाँ इतने आएंगे? तो ऐसे देखते हैं कि 10 लेक्चर का एक कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो 10 चैप्टर का जो कंटेंट मैंने पढ़ा है ना, और इधर 10 लेक्चर का जो ये मैंने कंटेंट पढ़ा, तो उस कंटेंट में से जेई में कितने सवाल आएंगे, ये है मैथमेटिक्स आपकी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि मैथ में भी हर एक चैप्टर से इतना वेटेज थोड़ी आएगा, लेकिन इससे आ जाएगा। तो आप क्या करते हो कि आप मैथ 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 मैथ, फिजिक्स 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 फिजिक्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिजिकल फिजिकल फिजिकल, चलो खूब सारे परेशान होते रहते हैं। सर मेरा जीओसी नहीं हुआ। आधे से ज्यादा बच्चे देखना अभी आप जब आएंगे तो मुझे 4 चीजों में परेशान कर देंगे। सर जीओसी नहीं हुआ, बैकलॉग है, सर रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दो, सर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दो। ये सब सर अभी चलेगा यूट्यूब पे भी, है ना, जैसे आपके जनवरी जेई मेंस की डेट्स आएंगी।
अब दिमाग की उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है कि कम से कम आप बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन तो अच्छा कर लो, यही आपकी नैया तार देगा। कैसे तारेगा वो बताता हूँ। जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप ड्रॉपर हो, आपको पता है 12 नंबर चाहिए सिर्फ। 12 नंबर का मतलब होता है 3 सवाल सही करना। इस साल मेरे पास एक फोन आया, उसके पेरेंट्स का भी फोन आया, पता है आपको, हो सकता है वो यहाँ पढ़ भी रहा, उसने बोला था उसके फिजिक्स में 48 थे, ठीक है, और किसी और में भी पता नहीं कितने थे, और उस बेवकूफ ने एक सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। एक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, इसलिए वो एडवांस में नहीं गया। अब आप कितनी बड़ी गलती करते हो, आप मैथ 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 फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, उल्टा भी हो सकता है, आप केमिस्ट्री 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 पढ़ रहे हो और आपको एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, किसी ने मैथ छोड़ दिया। तो ये बेवकूफियां नहीं करनी होती। आप चैप्टर काउंट करते हो, मेरा इनऑर्गेनिक के 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मजा आ गया, अरे के भाड़ में गया चैप्टर, फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप तो ऐसे देखो कि जेई में कितने सवाल का मेरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको इसमें से कई सारा पार्ट पी ब्लॉक भी पढ़ा रहा हूँ। और ये वहां पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इसको कनेक्ट नहीं कर सकते आप, वहां इसकी थ्योरी नहीं होती। तो हमने पी ब्लॉक में से, एस ब्लॉक में से, डी ब्लॉक में से उसको निकाला, उसके लिए एक नई थ्योरी बनाई। आप देखो तो सही, ये एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इतना रिसर्च करके इस चैप्टर को डिजाइन नहीं किया। हमने इस चैप्टर को डिजाइन किया कि बच्चे को कैसे ये सब चीजें समझ में आ जाए। सपोज मान लो कि मेरे को दे दिया जाए कि आप जो है वो जेई के बच्चों के लिए एक आपका बुक तैयार कर दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझसे कहा, तो मैं इसको बना के दे दूंगा, पहला चैप्टर ये हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ा। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पी ब्लॉक का इधर उठा के डाल दिया ताकि आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाए, आपको उसके लॉजिक समझ में आ जाए, आपको उसके कंटेंट समझ में आ जाए, आप इजीली कनेक्ट कर सको। अब समझना ही नहीं चाहते और अंडर एस्टिमेट कर देते। कई बच्चे जो वीडियो भी देख रहे होंगे ना, वो गधे क्या करते हैं, बेवकूफ बोलूंगा, मूर्ख बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि वो जेई की अप्रोच रखने वाले नहीं होते। वो ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम जैसे कि ना ढोल ढक्कन असहाय पीड़ित लाचार मंद बुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एक मंद बुद्धि विकसित के अंदर पटक दिया उनको, जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। अक्कल अक्कल भी नहीं लगाते। अक्कल कब लगाएंगे? जब अभी अगस्त आ जाएगा ना, जब ये चैप्टर निकल जाएगा, फिर कहेंगे बॉन्डिंग सर वन शॉट ले लो, मेरा वीक रह गया। क्यों भाई, पहले क्या हो गया था? और ऐसा टीचर मिला जो इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक एक चीज को ढंग से बता। तो मैं भी कर देता कचरा करने में, तो मेरे क्या जा रहा है? एक एक चीज ईमानदारी से पढ़ाइए आपको, एक एक चीज, लेकिन कोई अप्रिशिएशन नहीं है। उल्टा पता है गालियां पड़ेगी अभी मुझे, पता है क्या करेंगे? जो ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, या कोई आपका 11th का बच्चा भी देखने आ जाएगा, वो क्या सोच के आएगा कि मेरे को तो 5 लेक्चर में बॉन्डिंग कंप्लीट कर दो। अब वो क्या करेगा? वो ये गालियां देगा अभी मुझे को, इतना सारा पढ़ा दिया, एक चैप्टर इतने लेक्चर करा दिए, मैं कैसे करूंगा, इतना बड़ा कौन पढ़ाता है, मेरे को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। अरे भाई साहब, मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आईआईटी जेईई एडवांस का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। मेरे कंटेंट को चैप्टर वाइज मत डिपेंड वो करो, डिपेंड नहीं है चैप्टर, ये प्लीज, ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है। क्या आपने ऑक्सी एसिड पढ़ा, उसका किसी और से कोई लेना देना निकला क्या? आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना निकला क्या? डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, उसका कोई लेना देना निकला क्या? लोग सिर्फ डाइपोल मूवमेंट तक पढ़ा के केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन कर देते हैं और बच्चा उसमें खुश हो जाता है। तो फिर ये पी ब्लॉक में आएगा, तो ये पी ब्लॉक का ही तो पढ़ा रहा हूँ, आपका तो उल्टा पी ब्लॉक इधर आसान कर दिया मैंने। और जब उधर पी ब्लॉक पढ़ाते हैं तो लोग उसमें गालियां देते हैं बच्चे उनको, क्योंकि उनसे पी ब्लॉक पढ़ाया नहीं जाता। फिर उसको आपके तो रटना पड़ता है, हमको हमसे रटा नहीं जाता। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए, कंटेंट वाइज अगर बात की जाए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा आपको कोई बचाएगा ही नहीं। ये बात आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी रैंक होल्डर से पूछ लो, क्योंकि उसी का टाइम आप बचा करके उधर ले जाते हो और आप इसी को अंडर एस्टिमेट करते हो। मुझे बहुत दुख होता है। 4-5 चैप्टर तक आपको पेशेंस रखना है बस। ये चैप्टर नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आप चैप्टर कैसे हो सकता है। फिर मैं कह रहा हूँ, कनेक्टिविटी कहाँ तक थी? लुईस स्ट्रक्चर, फिर वीबीटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर और डाइपोल मूवमेंट। यहाँ 5 टॉपिक तक एक साथ कनेक्टेड थे। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, जिसे आप सो कॉल्ड केमिकल बॉन्ड कहते हो। वो तो कब का खत्म हो गया। अब जब डाइपोल आया, डिफरेंट एंटिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, डिफरेंट एंटिटी, ऑक्सी एसिड्स आया, डिफरेंट एंटिटी, और अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एंटिटी। अब ये खत्म होगा, फिर जब हम बात करेंगे तो बेंट रूल आएगा। बेंट और ड्रेगो एक डिफरेंट एंटिटी, फिर अलग से आ जाएगा वापस सिलिकेट, डिफरेंट एंटिटी, फिर आएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का
स्ट्रक्चर डिफरेंट एंटिटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफरेंट एंटिटी, फेजान्स रूल डिफरेंट एंटिटी। ये सब अलग अलग चैप्टर है एक तरह से देखा जाए तो, और ये सब मिक्स है एसपीडी ब्लॉक का। कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको इसके अंदर ट्रांसफर करके एक्सप्लेन किया जाता है आपके लिए। ये कोटा की 24 साल की मेथोडोलॉजी का कंक्लूजन है, जिसे आप 2 मिनट में बर्बाद कर देते हो अपनी ना समझ की वजह से। आप अपनी ना समझ की वजह से इसे बोल देते हो कि बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, इतना सारा बॉन्डिंग पढ़ा दिया, मैं कैसे करूंगा, आप कैसे कवर अप होगा। कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने आपको याद है स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपको याद हो निशांत भैया के अंदर एक 4 घंटे का मैंने डाला था वन शॉट, उसी में कवर कर दिया था बॉन्डिंग। तो 4 घंटे में खत्म है बॉन्डिंग, जिसे आप बॉन्डिंग बोलते हो, जिससे आप परेशान हो। और इनके भी सबके वन शॉट पड़े हुए हैं, सब रिवाइज हो जाएगा एक झटके में। कई बच्चे बेवकूफ होते हैं जिनको मैं बता दूं, स्पेशली ड्रॉपर के अंदर कई आ जाते हैं नमूने, बाकी तो बहुत समझदार होते हैं। अभी वो कहेंगे सर कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, कब क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोर्स वर्ड क्यों लेते हो? आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो, सब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्स तो हर साल ही होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि एक साल ही हुआ तुम्हारी को पहली बार पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार तुमको पढ़ा रहे हैं, हर साल पढ़ाते हैं। अपने आप होगा कोर्स, रिवीजन भी होगा, उसके बाद आपको स्लाइड में पीवाईक्यूज कराए जाएंगे हर साल के। हर साल कराते हैं, पिछले साल भी, और लाइव करवाते हैं। नहीं तो हम आपको टाइम पास करना हो तो रिकॉर्डिंग दे दें कि लिव कर ले, हर साल ही तो कराते हैं। ये रिकॉर्डिंग कर ले, नहीं, लाइव आके कराएंगे रिवीजन। लाइव रिवीजन होगा क्लास का, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम ब्लॉक ही पढ़ेंगे जहां जरूरत है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी। कोऑर्डिनेशन की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डी ब्लॉक की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब पढ़ाया मैंने। पर आप लोग अपनी आईटी की रैंक को सुनिश्चित ही नहीं करना चाहते। आप पता नहीं कहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हो, किसने गाइडेंस दे देते, भगवान जाने। कुछ नहीं करना होता, 5 7 10 चैप्टर ढंग से करके जाने होते हैं, वेटेज अच्छा होता है और हम अच्छा कर लेंगे। हमें कौन सी फर्स्ट रैंक लानी है? समझो मेरी बात को। आप स्ट्रेटजिकली काम नहीं करते हो, आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते, आप स्ट्रेटजिकली करते नहीं, और फिर परेशान हो जाते हो। फिर परेशान होने के बाद 2 4 निकल के आ जाते हैं महान, जो आपको ज्ञान देते हैं दुनिया भर के ज्ञानी, और उन ज्ञानियों के चक्कर में अपना साल बर्बाद करते हो। मेरी ये बात आपको इसलिए समझ में आ रही होगी क्योंकि पिछले साल आपके साथ हुआ है ये। ट्वेल्थ में आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहे थे, याद है? रहते नहीं रहते? ट्वेल्थ में आपको लगता था, नहीं लगता था, भैया ने कहा हो जाएगा, भैया ने कहा था मैं ये सब कर लूंगा, मैंने कर लिया, अब मेरा अच्छा हो जाएगा। जैसे एग्जाम देने गए तो भैया की शक्ल याद आने लगी कि क्या कर दियो इसने मेरा। एक भी सवाल ना हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो। जबकि आप सेटिस्फाइड थे, आप खुश थे, आपका कोर्स पहले हो गया था, आपको रिवीजन भी करा दिया गया था। मेरा सवाल ये कि फिर क्या कराया गया? समझ ही नहीं रहे बात को। अगर अब भी ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैसे पढ़ोगे आप? समझ, मेरी बात को समझो। ये दर्द तो लेना पड़ेगा ना। अब आप कह रहे हो मैं तो ये क्या बदतमीजी है? पढ़ना तो पड़ेगा ना आईआईटी के लिए। जो आईआईटी में है वो तो पढ़ोगे ना। ये क्या पढ़ा दिया आपने? ये क्या बदतमीजी? अब सवाल तो सवाल की तरह आएगा ना, तेरी तरह थोड़ी आएगा। पिछले साल सब कर लिया आपने, पिछले साल तो हमारे जैसे टीचर लल्लू लगते थे तुम्हें। एक बताया था ना शुरू में, एक कमेंट आया था, मैंने आपको बताया होगा शायद आपको। इस आदमी से बॉन्डिंग मत पढ़ना, इसने मेरा बॉन्डिंग बर्बाद कर दिया, इन्होंने मेरे को इतना सारा बॉन्डिंग पढ़ा दिया। अरे बॉन्डिंग नहीं है वो। फिर से बोलूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक की सोल है, सोल। उस सोल को मार देते हो आप, और टीचर जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है उसको डिमोटिवेट और कर देते हो। आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो। कोई मिस्टेक नहीं करेगा, सीरियसली पढ़ेगा, कभी चैप्टर काउंट नहीं करेगा, चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर तो कब का खत्म हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना है? जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सवाल आ जाएगा, की पॉइंट ऑफ दुनिया शॉक्स। अगला।
ये आपका देखो सोडियम परऑक्सीबोरेट होता है। यहाँ सेंट्रल एटम बोरोन है, उसके अंदर कितने सेंट्रल एटम है? सिर्फ दो। दो होने के बाद भी क्या बना रहा है? देखो साइक्लिक। दो होने के बाद भी क्या बना रहा है? साइक्लिक। और अगर ये साइक्लिक बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके टिप्स को फॉलो नहीं कर रहा। आपने कहा था टिप्स में साइक्लिक तभी बनेगा जब तीन से ज्यादा हो। पॉलीथायनिक एसिड में बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बस। पॉलीथायनिक में तो सिंपल है ना, जितनी हाइड्रोजन उतने बेसिसिटी। यहाँ देखो साइक्लिक बना नहीं बना, और ये परऑक्सी लिंकेज है इसमें दो। इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है सोडियम परऑक्सीबोरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम परऑक्सीबोरेट। इसका नाम किसमें यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर में। किसमें यूज करते हैं इसको? वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा। क्लियर? एमओटी आएगा बेटा, अभी बोला ना, बैंड रूल आएगा, ड्रेगो, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, पजांस, हाइड्रोलिसिस और एमओटी। ये बचा हुआ है अभी। पुलकित। ये सब नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से। अबे नीट में भी देख लो एग्जाम कैसे सवाल आए हैं, फिर तुम कहते हो कि नीट में भी इम्पोर्टेंट है। यस। वॉशिंग पाउडर में, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्लियर बॉस? इसी तरह से अगला एक और आता है, याद है? CrO5। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है ये। ब्लू कलर कंपाउंड होता है। अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू थ्री मेंबर्ड रिंग। आपको पता है थ्री मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है? थ्री मेंबर्ड रिंग जो है वो अनस्टेबल होती है। तो ये दो थ्री मेंबर्ड रिंग है इसलिए अनस्टेबल है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आया? +6। क्यों? ये आपका -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, परऑक्सी लिंकेज हुआ नहीं हुआ? ऐसे निकालोगे तो आपको 10 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम परऑक्साइड बोलते हैं इसको। बोलो। क्रोमियम पर ऑक्साइड नाम क्या है? क्रोमियम। अगर इसको ध्यान से देखो तो दो। अब यहाँ आपका दो थ्री मेंबर्ड रिंग होता है, इसलिए CrO5 इज अ ब्लू कलर कंपाउंड। इट्स ब्लू कलर rapidly fades away in aqueous solution, but in presence of organic solvent, but in presence of organic solvent, its blue color remains same. Its blue color remains same due to formation of adduct.
ये एडक्ट क्या होता है वो देखो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया मैंने, सिर्फ डाई मिथाइल ईथर। तो ये अपना लोन पेयर देगा इसको। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये अपना लोन पेयर देगा इसको। और ये जो लोन पेयर दिया, इसने अपना लोन पेयर दिया इसको, देखो। तो ये जो बना पूरा, दिस इज कॉल्ड एडक्ट। एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। ये एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों को स्टेबल कर रहा है, दो मेंबर की अनस्टेबिलिटी को। क्या समझ में आया बताओ? ये इन दोनों की अनस्टेबिलिटी को स्टेबल कर रहा है। पक्का? इट्स ब्लू कलर। क्लियर है बॉस? हाँ, इस पूरे को एडक्ट करेंगे वहां से यहां तक, डाई मिथाइल ईथर। और ये अगला देखो। ये आपका K3, इसका स्ट्रक्चर होता है ये +5 है। नहीं बेटा, आज नहीं है ना अजय? नहीं, आज नहीं। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है ना। ये आपका अनस्टेबल होगा। विंड चेम देखा है? विंड चेम ऐसे, विंड चेम जो बसता है उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? बोलो। विंड चेम जैसा है ये। इसका नाम क्रोमियम पेरोक्साइड ही बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ मजेदार बात क्या है कि ये भी एक 5 मेंबर रिंग रख, सॉरी 3 मेंबर रिंग रख रहा है। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको बस ध्यान रखनी है। क्या आप ध्यान रख सकते हैं? अब इसमें सवाल कैसा आएगा देखो। एमडी में इसके बारे में जानकारी देकर जाऊंगा, बस प्लीज आप यहाँ पर अभी ध्यान रखो। सिर्फ भाई इवनिंग में क्लास पीरियडिक तक चलेगी, बस उसके बाद वर्क खत्म है आपकी। ठीक है। आंसर दो प्रिंस, अजय, आदित्य, बोलो बेटा। अब देखो, कई बच्चों ने गलती जल्दी जल्दी में कर दी। कई बच्चों ने जल्दी जल्दी में ये आंसर दे दिया। लेकिन आप भूल गए कि ये भी तो ऑड नंबर, इवन नंबर है, ये भी तो ऐसे रखेगा ही सही।
आपने सिर्फ इसको रट लिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये भी तो रखता है, ये तो ऑड नंबर में है कि इवन, इवन में, तो आंसर क्या जाएगा, बहुत। ये है सवाल, ऐसे सवाल देगा आईटी एडवांस। अब कर लेंगे अगला। करो। राजस्थान, राजेश आप शायद होमवर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए कह रहे हो, कल इतना सारा होमवर्क दिया आपने, किया ही नहीं। आई होप आप क्लास में नहीं थे पिछली वाली में, है ना। अब भी आंसर बहुत आएगा, हाँ या ना। लेकिन इस बार बहुत नहीं आएगा लल्ला, यही यही फंस गए अब आप। अब बहुत नहीं आएगा, अब ये आएगा। क्योंकि यहाँ पर एस, एस लिंकेज होती है, ऑड नंबर में है ये, लेकिन फिर भी एस एस लिंकेज है, तो आंसर भी जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं उटपटांग, तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। क्लियर हो गया भाई, दोनों सही कर रहे हैं, ये सवाल आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, और अब आप गलत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। अब आपको कई बार स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे ये बनाओ, इसका बना के बताओ स्ट्रक्चर कैसा आएगा। तो कहते हैं साइनोजन गैस। सोचो। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन आएगा, दो कार्बन है तो दो लगा दिया। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले टर्मिनल को सेटिस्फाइड कर दो, ये हो गया। इसका बोला थायोसाइनोजन गैस। ये पॉइजनस होती है, ये भी पॉइजनस है, बताओ। साइनोजन गैस होती है भाई, साइनोजन गैस। अंकुश जी आप कॉपी में जाके देखो ना, H2O5 में तो एस एस लिंकेज थी। हाँ, ये तो 12th की लगा दी तेने, ड्रॉपर की बोला था बेटा। ये आपका थायोसाइनोजन आएगा। पक्का। लिंकेज मतलब होता है ये बॉन्ड, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो। लिंकेज का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए हो आपस में, दिस इज कॉल्ड लिंकेज।
C3O2 का बताओ देखें एक बार, ये बताया था मैंने पहले भी। DPP कार्बन सब ऑक्साइड आपको बताया था ऐसे आएगा ये, फिर बैलेंस कर दो। ये बहुत फेमस सवाल है, आएगा ये, फंसा देगा आपको, याद रहेगा ये, sp लीनियर। लीनियर क्लियर सबको? ये नहीं किया था, वो तो एलीन था, गलत कर रहा गौरव। अब जैसे मान लो ये कार्बाइड्स होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, एक बच्चा लिख रहा है ये बता दो, ये सब आगे आएगा, ये मत पढ़ना अभी, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इधर देखो, कार्बाइड्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कार्बाइड्स। ये जो कार्बाइड्स होते हैं, इन कार्बाइड्स के अंदर चार्ज ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो कि माइनस वो उधर आ जाए, ऐसे नहीं। इसको हम पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है मिथेनाइड कार्बाइड। क्या होता है, मिथेनाइड। तो वहां आप पढ़ोगे और वहां समझ में आएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल जो आपका फेमस है वो आता है, वो बता देता हूँ। Mg2C3, ये आपका फेमस है, ये आएगा Mg+2 कर दोगे इसको, C3 - 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 नेगेटिव चार्ज जब हो तो दोनों टर्मिनल में बराबर बराबर दे दो। दे दिया? अब बताओ दिमाग की बत्ती जला के, बॉन्ड सेटिस्फाइड करने तो कैसे करूं? ये तो दोनों सेटिस्फाइड हो गए, ये दोनों आ गए। सिग्मा और पाई पूछा था उसने, तो सिग्मा कितना आएगा 2, पाई भी कितना आएगा 2, तो रेशो 1 आ गया इसका। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे।
सर एसएस लिंकेज कैसे पता होगा? बेटा एक रूल बताया था, एसएस मतलब होता है सल्फर सल्फर। हर्ष, उस रूल में क्या बताया था कि अगर इवन नंबर में होता है तो एस एस लिंकेज बनती है, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में हो तो। उसमें दो मॉलिक्यूल ऐसे बताए थे जिसमें ऑड नंबर में होने के बाद भी एस एस लिंकेज है। अनुष्का भी पूछ रही है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतना सब कुछ बताया, ये सब सिखाया, उसके बाद अगर ये डाउट आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था अभी? क्या कर दिया, पूरे सवाल की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने, पूरे टॉपिक को बर्बाद। अनुष्का तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या बताना था? ये दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ये स्ट्रक्चर बताया था ना, इसको लिंकेज कहते हैं, एस एस लिंकेज। ये एस एस लिंकेज है कि नहीं है? अब ये क्यों गड़बड़ हो रहा था अनुष्का? अनुष्का बेटा क्यों गड़बड़ हो रही थी बताओ? कि एस एस लिंकेज है, हाँ एस एस लिंकेज है, हाँ, पर हमने यहाँ ऑड नंबर में है तो रूल जो टिप्स थी वो क्या बताई थी कि अगर ई ऑड नंबर में हो तो एस ओ एस लिंकेज होती है। अनुष्का आपको दिखाई दे रही है? कमेंट ऊपर करना है इधर, इस साइड वाला, हाँ ऊपर करना, और ऊपर करना, मतलब नीचे वाला कमेंट ऊपर पढ़ना है ना यार, ऊपर का मतलब बस छोड़ दे। अनुष्का वाला हाँ बस। सर एक छोड़ दे। सर एस एस लिंकेज पूछा है तो H2O3 - 2 नहीं होगा उसमें। कहाँ पूछा है एस एस लिंकेज? देखें बताना बेटा, सवाल में क्या था, सवाल देखेंगे अनुष्का आप? क्या लिखा है यहाँ पर? SOS, ठीक है। तो क्या ये SOS होगा? नहीं होगा ना अनुष्का। मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर दोबारा बना दी बेटा, ये लो। अनुष्का आपको क्वेश्चन देखना आया बेटा? ये आंसर तो नहीं होगा इसमें क्योंकि SOS पूछा है। अब इधर आओ तो ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर बहुत आंसर है, तो ये लिखा ना एस एस लिंकेज में, ये दिया ना बेटा आपको आंसर। अनुष्का कहाँ कंफ्यूजन है? प्लीज लेट मी नो दैट, सो दैट आई विल क्लियर। अनुष्का जी कह रही है गलत देख लिया। ओ माय गॉड, थैंक यू बेटा। ये आपकी डीपीपी थी, याद है? यहां से सवाल बताओ मुझे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 करो फटाफट। अब इसका सवाल का आंसर करो। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ PbR5? PbR5 इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यार तो PbR5 में तो कैसा बनेगा? याद है? PbR4 प्लस Br माइनस से नॉट एप्लीकेबल आएगा, हाँ या ना? दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एंगल इन कैटायनिक स्पीशीज? आप बताओ इसकी कैटायनिक स्पीशीज तो ये थी, एनायनिक स्पीशीज ये थी PCl6-। दिमाग की बत्ती जलाओ। सॉरी, क्या बोला उसने? एंगल्स इन कैटायनिक स्पीशीज ऑफ PCl5 PbR5 सॉलिड स्टेट, जीरो आ जाएगा फिर तो, क्योंकि इसका भी PbR4 प्लस ही होगा। दोनों में 109 आएगा तो जीरो आ जाएगा। तीसरा, अगर ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल्स इन एनायनिक पार्ट ऑफ PCl5, ऑल पॉसिबल एनायनिक, अब एनायनिक पार्ट तो ये था इसका, तो सब में देखो एनायनिक पार्ट क्या होगा? ऑल पॉसिबल एंगल एक तो 90 हो गया और एक आपका 180 हो गया, तो आंसर क्या जाएगा? 90 और 180। अगला था हाइब्रिडाइजेशन इन शेप ऑफ XeO3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है XeO3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, दो थे, 3 ऑक्सीजन, क्लोरीन 2 है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 + 0 यानी 5, 5 यानी हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d।
अब आप दिमाग लगाओ, sp3d के बाद इसका स्ट्रक्चर sp3d है तो क्या होगा, पिरामिडल। तो sp3d और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आंसर सी हो जाएगा। 1 से 5 तक तो कोई डाउट नहीं है भाई। डीपीपी डिस्कशन कंप्लीट है 1 से 5 तक। अगला देखो। 6 है। वो कह रहा है TF5 माइनस XEF2 I3 माइनस और XEF4 पीस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब्ड। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा है भाई। चलो, डज नॉट डिस्क्राइब्ड टू एनी ऑफ द अबव स्पीशीज। बताओ। जल्दी बताओ। PCl5 में 120 नहीं होगा, हाँ, पर उसने एनायनिक पार्ट पूछा था ना आयुष। आप क्या पढ़ते हो सवालों को तुम यार, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, हद है यार। PCl5 में सॉलिड PCl5 वर्ड बोला था, और उसने बोला था एनायनिक पार्ट, तो उसका सॉलिड PCl5 का एनायनिक पार्ट था PCl6 माइनस। ट्रायगोनल प्लेनर एक भी नहीं है sp2, क्योंकि ये देखो आप, ये पिरामिडल होगा। ये कौन सा होगा, पिरामिडल। XCF4 क्या था, स्क्वायर प्लेनर। I3 प्लस कैसा था, ये बेंट शेप। I3 प्लस के बाद XGF2 कैसा था, लीनियर। ये हाइब्रिडेशन निकाल निकाल के बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। TIF5 माइनस कैसा था, बोलो। टेलुरियम था। ऑक्सीजन फैमिली का होता है, 6 होते हैं, एक 7 आ गया, 5। 5 प्लस एक 6, sp3d2। स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, एक लोन पेयर है तो इसलिए आंसर क्या आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने बताया था ये वाली, क्योंकि XGF3 में 3 लोन पेयर आ गए थे, ऑक्टाहेड्रल में 3 लोन पेयर पॉसिबल ही नहीं होते। ये एक, ये दो, याद है, और ये 3, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते, 90 पे आ गए थे, इसलिए रिपल्शन की वजह से मना किया था मैंने, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए। अब यार हाइब्रिडाइजेशन तो देखो, इसका sp आएगा, इसका भी sp आएगा, तो अब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसका sp था, इसका SO2 है, SO2 का तो बेंट होगा ना sp2 में, तो शेप ही अलग हो गई। ये फिर sp2 बेंट हो गया, और ये I3 प्लस ये रहा, ये भी बेंट है, ये भी बेंट है, और मजेदार बात है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3, तो आंसर सी हो गया। सेम वही ICl माइनस हो गया, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, 2 Cl है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर, ये माइनस, BeH2 sp और लीनियर। अगला। ये वाला करके बताओ। CH4 एंड CH2O2 CH2F2 आर हैविंग रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, स्टेटमेंट गलत हो गया, ये पूछो क्यों। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मैंने क्लास में कराया था, कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन तभी कहेंगे जब सारे एटम सेम हो। याद है, ये रेगुलर नहीं था, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि इसका एंगल अलग है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है ये। और बोथ आर हैविंग सेम हाइब्रिडेशन, ये सही है।
वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं हो सकता, सारे एंगल सेम नहीं है तो इसलिए आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला पैराग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज मोस्ट लाइकली टू नॉट फॉर्म फ्रॉम sp3d। तो कह रहा है sp3d से कौन सी नहीं बन सकती, सबको पता है टेट्राहेड्रल कहाँ से बन जाएगी sp3 से, तो sp3 से टेट्राहेड्रल तो कभी नहीं बनेगी। अगला बताओ, द ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन sp3d2। sp3d2 में कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता, dxy। मैंने क्लास में कराया था नहीं कराया था कि sp3d2 होगा तो क्या होगा, वो s होगा px py pz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट एंगल ऑफ x डिग्री टू वन अनदर, दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑफ द फॉलोइंग। बताओ x, सर 11th एंड 12th नहीं समझ में आया, 11th नहीं समझ में आया, ये आपको ऑर्बिटल मिक्सिंग बताया था ना मैंने आदित्य, उसमें क्लास में क्या बताया था कि इसके हाइब्रिडेशन में कौन कौन मिक्स होगा। क्वेश्चन 10th और 11th समझ नहीं आया आदित्य, 10th भी बता दिया मैंने। sp3d में कौन कौन सी हो सकती थी, समझ में आया नहीं आया आदित्य। sp3d में अगर एक लोन पेयर रख दो तो सीसो बन सकती थी, दो लोन पेयर रख दो बेंट टी शेप बन सकती थी, तीन लोन पेयर रख दो तो लीनियर बन सकती थी, बट टेट्राहेड्रल तो नहीं बनेगी ना। सौम्य कह रहे 9th नहीं आया, अरे यार ऐसे मत करो, दिल ही टूट गया यार मेरा, तो क्लास की इलिस्ट्रेशन नहीं समझ में आ रहे। 9th वाले में साफ साफ बोला है कि भाई क्लास में कराया, वेस्पर थ्योरी में जाके देखना कि अगर ये दो आ गए तो इसका एंगल और इसका एंगल अलग आ जाता है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन वो होता है भाई सौम्य शर्मा जिसमें सारे एटम सेम हो और एंगल सेम हो। टेट्राहेड्रॉन सबके एंगल 109 आने चाहिए, यहाँ एंगल अलग आएगा ना, ऐसे पढ़ाया था, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इसकी कम है, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हो गया तो एंगल कम आएगा, तो यहाँ एक्स और वाई अलग अलग आएंगे, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि एंगल अलग अलग है। क्लियर हुआ 10th वाला आदित्य, सौम्य, सिंपल है। नोट्स नहीं पढ़ते हो नालायक, बिल्कुल भी नोट्स के ही सवाल है, सिम क्लास में इसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करिए। अंकुश जी थोड़ा पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं होगा कुछ भी, क्लास नोट्स के सवाल हैं ये सारे। मैंने हमेशा कहा था डीपीपी, तभी ये वाला क्लास में कराया था साफ साफ, मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आदित्य सॉरी अंकुश नहीं। देखो साफ साफ बताया था कि sp3d2 हो तो s होगा px py होगा और दोनों एक्सियल होंगे एक्सिस वाले। ये क्लियर हो गया, अब इधर आओ, ये कह रहा है कि सब एक दूसरे से x डिग्री का मतलब समझो, ये ये और ये, इन सब का आपस में एक दूसरे से कितना आया 109.5। sp2 क्या होता है 3, तीनों का आपस में क्या आया 120। sp3d2 और sp की बात करो तो क्या आया, तीनों दोनों का एक दूसरे से 180। पर अगर इसकी बात करेंगे तो ये देखो इन सब का आपस में 90 भी होगा और 180 भी होगा, तो x डिग्री कहाँ हुआ आपस में एक दूसरे से, ये x डिग्री थोड़ी हुआ, ये तो आपस में ये तो 180 भी हो गए ना आपस में दोनों एक दूसरे से, ये अब मान लो x डिग्री हो गया तो ये y डिग्री हो गई दोनों, जबकि बाकी सब में सब x डिग्री आ रहा है, मतलब एक ही टाइप का एंगल आ रहा है। समझ में आया सबको। हाँ बेटा मैं ही लेता हूँ सोहेल, मैं ही लेता हूँ हफ्ते के हफ्ते प्रीमियम मेंटरशिप के अंदर, हफ्ते के हफ्ते सेशंस लेता हूँ, सब समझाता हूँ, गाइड करता हूँ पूरी तरह से। सोहेल समझ में आ गया, जिनको भी लेना होता है वो VNQ.SIR-PCL3F2 स्ट्रक्चर बना, ये आएगा बेंट रूल में अगली क्लास में। सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दीजिए, बताया तो था क्लास में, जब भी अल्रेड रोचो आता है तो वो पॉलिंग से निकालते हैं, उसमें 0.744 कर दो आदि, 0.744 कर दो। आज पीरियोडिक की क्लास होगी शाम को, हाँ कल से मेरी क्लासेस नहीं होगी, समझ गए। DPP3 अब आप कर सकते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लासेस
ऑफ रहेंगी मेरी कब से कब तक है बताओ? 26 से 4 तक। 26 से 4 तक क्लासेस ऑफ रहेंगी, नोट कर लो। मेंटरशिप का फायदा बता दो एक बार। विकास जी आप जाके ना मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो, वहां पर एक बच्चा है उसकी 825 रैंक आई है, उसने बताया है, उसको पढ़ो तब पता लगेगा। ठीक है पक्का? बेटा योगेंद्र ये हम आके डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 3, तो उसमें आपको 6 और 8 भी बता देंगे। क्लियर है सबको? हाँ घूमने जा रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं घूमने। सर वो जैसे ही आप नैतिक आप मेंटरशिप लेंगे आपको कॉल आएगा और डिटेल आपको सब बता दी जाएगी। ठीक है 10 बजे ऑर्गेनिक की क्लास है, आपको पता है सबको? कौन ले रहे हैं? आपको पता है सबको? ऑर्गेनिक की क्लास है 10 बजे। ठीक है चलिए मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।